नमस्कार दोस्तों, जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक श्री राम का नारा देके आज का इंटरव्यू प्रारंभ करूंगा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, काम धंधे बंद हो गए, नौकरी गई है छूट। उत्तराखंड में बढ़ गई है बहुत ही बेरोजगारी और उसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री मातबर सिंह कंडारी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, मेरा आपसे सबसे पहले प्रश्न ये रहेगा कि जो अभी इतनी बेरोजगारी सूबे के अंदर बढ़ गई है, कोरोना काल के बाद स्थितियां इतनी विकट हो गई हैं और माननीय प्रीतम सिंह जी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में, और उन्होंने आपको नेतृत्व दिया, एक कमेटी बनाई आपके नेतृत्व में, कंडारी कमेटी, और आपने उस कमेटी के कल सुझाव दिए हैं। मैं जानना चाहता हूँ वो क्या क्या ऐसे सुझाव हैं जिससे उत्तराखंड में बेरोजगारी दूर हो सकती है। सबसे पहले तो मैं देवभूमि को नमन करता हूँ। इस देवभूमि में बहुत कुछ है, अपार जल संपदा है, खनिज संपदा है, वन संपदा है, मगर यहाँ के रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं। यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है। लोग कहते हैं पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। जब तक रोजगार सृजन उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में नहीं किया गया तब तक ये पलायन चलता रहेगा। सबसे पहले हमको रोजगार सृजन करना पड़ेगा, चाहे वो देहरादून हो, उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ हो, सब में रोजगार सृजन करना पड़ेगा। फिर लोग यहाँ रहेंगे, पढ़े लिखे लोग भी रहेंगे, यहाँ की उन्नति भी होगी। मगर वर्तमान समय में जो मैं देख रहा हूँ, सरकार ने एक योजना बनाई कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग धंधे लगाएंगे। हम कहने जा रहे हैं कि 5-6 महीने कोरोना महामारी की वजह से देश में ही नहीं बल्कि प्रदेशों में भी बहुत अव्यवस्था फैल गई है। आज रोजगार के साधन हम कहीं पर सृजित नहीं कर पाए। केवल कहने से नहीं, धरातल में रोजगार का सृजन करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न उठता है कि देवप्रयाग या देवभूमि ये है या रुद्रप्रयाग है या फिर जोशीमठ है, ऐसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ पवित्र धाम हैं। इन धामों के होते हुए भी हमारी स्थिति गरीब क्यों है? अर्थात हम गरीबी के जीवन रेखा के नीचे क्यों जी रहे हैं? उसका कारण ये है कि कभी भी किसी भी सरकार ने उत्तराखंड में उद्योग धंधे नहीं लगाए। अब प्रश्न पैदा होता है कि उद्योग धंधा क्यों नहीं लगाया? उद्योग धंधे इसलिए नहीं लगाए, यहाँ पर कच्चे माल की कमी है। अगर कच्चा माल होगा तो उद्योग धंधा लगेगा, कच्चा माल नहीं होगा तो उद्योग धंधा कहाँ से लगेगा? तो मगर मुझे ये कहना चाहिए और मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ जनता को भी या सरकार को भी आगाह करना चाहता हूँ, हमारे पास तो प्रकृति ने अपार खजाना दे रखा है। हमारे उत्तराखंड में बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ हैं। हमारे उत्तराखंड में लेमन ग्रास बहुत अच्छा हो सकता है। हमारे उत्तराखंड में पशुपालन बहुत अच्छी प्रकार से हो सकता है। हमारे उत्तराखंड में मौन पालन, मधुमक्खी पालन करते हैं। शहद कितनी स्वादिष्ट होती है। आप मैदान की शहद भी खाइए और पहाड़ की शहद भी लेंगे तो बहुत अंतर मिलेगा आपको। तो मधुमक्खी पालन है, मौन पालन होना चाहिए। अंगूरा खरगोश हम पाल सकते हैं। हम जर्सी गाय को पाल सकते हैं, दूध मिलेगा। घास हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दाना लाना पड़ेगा। इसलिए गाय, भैंस, भेड़ बकरी पालन, भेड़ बकरी पालन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बुग्याल हैं। भेड़ बकरी को चुगान के लिए पर्याप्त ज़मीन है।
और फिर जाके उनको किसी प्रकार के दाने पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि घास ही उनके लिए पर्याप्त है। वो अमृत घास है, तो भेड़ बकरियों के लिए वो बहुत मायने रखता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को पहचानिए। हमको उत्तराखंड में चाय की खेती करना पड़ेगा। मैंने शुरू किया है जखोली ब्लॉक में चाय की खेती। अब पत्तियां जो है वो जा रही हैं ग्वालदम। मैंने कहा ग्वालदम क्यों ले जा रहे हो भाई पत्तियों को, आप कारखाना लगाइए रुद्रप्रयाग में चाय का कारखाना। अर्थात जगह जगह में, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, चाहे वो नैनीताल हो, और चाहे मसूरी हो, और चाहे कोई भी जनपद ले लीजिए उत्तराखंड का, सब जगह जो है चाय की खेती हो सकती है। और यहाँ की चाय सबसे अव्वल है। बहुत महंगी चाय बिकती है, बड़ी स्वादिष्ट चाय इसकी डिमांड है। तो चाय की खेती और चाय पर आधारित उद्योग यहाँ के लोगों को लगाना चाहिए। सरकार को प्रयास करना चाहिए, रोज़गार मिलेगा। कारखाना लगेगा तो रोज़गार मिलेगा। मुर्गी पालन से फ़ायदा होगा, मौन पालन से फ़ायदा होगा, गाय के पालने से फ़ायदा होगा, भैंस के पालने से फ़ायदा होगा। अर्थात हमको ऐसे धंधे करने पड़ेंगे जो कि हमारे लिए व्यावहारिक हैं। हाँ, एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मेरी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड कई बार बातचीत हुई, और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ कांग्रेस की वीरभद्र सिंह जी की सरकार रही, और कई ऐसी चीज़ें आप जानते हो कि वहाँ के होटल्स अपने हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के पास। वहाँ उनका टूरिज़्म में बहुत अच्छा अपना गवर्नमेंट का योगदान है, और बुटीकों की शॉल्स बनती हैं। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों पहाड़ी राज्य हैं, लेकिन हिमाचल के लोगों को इतना दर बदर नहीं भटकना पड़ता जितना उत्तराखंड के लोगों को भटकना पड़ता है। तो ऐसे हम क्या उत्तराखंड के चीज़ों में सुधार करें कि हम भी हिमाचल प्रदेश की तरह एक पहाड़ी संपन्न राज्य बन सकें? हिमाचल प्रदेश स्वावलंबी बन गया है, और उसका कारण क्या है? वहाँ पर सरकार ने दो बातों पर ध्यान दिया। एक, सेब के उत्पादन पर ध्यान दिया, और दूसरा उन्होंने सॉल इंडस्ट्री, भेड़ पालन, ऊन अच्छी क्वालिटी की। अगर भेड़ पालना है तो ऑस्ट्रेलियन भेड़ पालना चाहिए, और बकरी पालनी है तो राजस्थान की बकरी पालिए। तो हमको भी यहाँ पर भेड़ पालन करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर बकरी जो है राजस्थान की बकरी को लाना पड़ेगा, और गाय और भैंस, मोरा जाति की भैंस को पालना पड़ेगा हमारे यहाँ, तब हम आगे बढ़ेंगे। और रहा गाय, जो ये फ्रीजन काव होती है, ये बीमार ज़्यादा होती है। जर्सी गाय रफ एंड टफ होती है, सिंधी गाय रफ एंड टफ होती है। हमको सिंधी गाय और जर्सी गाय को पालन करना पड़ेगा, मुर्रा जाति के भैंस का पालन करना पड़ेगा, तो हमारा पशुपालन आगे बढ़ेगा। हमको हिमाचल की तर्ज पर, वहाँ का हिमाचल का भाई जो है इस प्रकार से पलायन होकर के देश और विदेश में नहीं जाता है। इतना दर बदर नहीं भटक रहा सर हिमाचल का युवक जितना उत्तराखंड का भटक रहा है। कहना चाहता हूँ, वहाँ पर मैंने कहा ना, उन्होंने दो बिंदुओं पर ध्यान दिया। एक तो उन्होंने सेब का उत्पादन किया, घर घर में सेब के बूटे हैं, सेब से ही उनको इनकम हो जाती है। कितने के सेब हुए? जो कुछ नहीं हुआ, 5 लाख के सेब हुए। 5 लाख तो हमारे 5 साल में नहीं होते हैं उत्तराखंड के भाई बहनों के, चाहे वो देहरादून का इलाका हो और चाहे उधम सिंह का नगर का हो इलाका हो, और पर्वतीय क्षेत्र में तो जीरो है ना। तो उनका सेब बहुत अच्छी उत्पादन है, उससे फ़ायदा होता है। वहाँ सॉल इंडस्ट्री आगे है। सॉल इंडस्ट्री में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ गया, और कुल्लू के सॉल जो है, लाहौल स्पीति के सॉल जो है, रामपुर के सॉल जो है, जनता बड़ी चाव से खरीदती है। तो उसी प्रकार से हमको भी यहाँ पर भेड़ पालन करने पड़ेगा, बकरी पालन करना पड़ेगा। मगर होगी कौन? वही राजस्थानी बकरी पालेंगे हम, तब जाके होगा। हम भेड़ होगा, ऑस्ट्रेलियन भेड़ को पालेंगे तब जाके फ़ायदा होगा। यहाँ की जो लोकल भेड़ें हैं वो नाकामयाब है। ऑस्ट्रेलियन भेड़ को पालेंगे एक,
राजस्थान की बकरी को पालेंगे 2, जर्सी गाय को पालेंगे, सिंधी गाय को पालेंगे, मुर्रा जाति की भैंस को पालेंगे, हमारा आर्थिक जीवन अपने आप संपन्न हो जाएगा। और सर, आप नेता प्रतिपक्ष रहे 2002 से लेकर 7 तक, और इतना ज्ञान का भंडार हैं, और आज आपके शिष्य कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर बैठे हैं, तो आपका क्या संदेश है? ऐसी क्या आप इन सबको झंझोड़ने वाली बात कहोगे? इस राज्य का के लिए इतनी मांग हुई कि उत्तराखंड राज्य बने और एक पहाड़ी राज्य बन भी गया, लेकिन फिर भी ये उस लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाया। आज भी बेरोजगारी जैसे संकट से जूझ रहा है, कोई नारे ही नारे हैं बेरोजगारी के, जमीनी स्तर पे क्या नहीं है। आपकी अंतिम क्या सुझाव हैं कि जो आप इनको कहना चाहते हैं कि इस चीज में सुधर जाओ, अगर उत्तराखंड से प्रेम करते हो तो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब पृथक राज्य का आंदोलन चला था तो दिल से हम चाहते थे हमारा राज्य बने, मगर मंत्री होने के नाते मैं खुल कर के उतना काम नहीं कर सकता था। हमने सपोर्ट किया जनता को, हमने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए उत्तराखंड राज्य? उद्देश्य था कि हमको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। वो रोजगार हमको नहीं मिल पाया, और ये हमने भी सोचा था कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमारा चौमुखी विकास होगा। चौमुखी विकास तो कुछ मात्रा में हुआ, ना के बराबर हुआ है, नहीं हुआ है। आज हमारा दिल कहता है, मैं 35 वर्ष के सक्रिय राजनीति का अनुभव बता रहा हूँ, इससे बढ़िया तो हम उत्तर प्रदेश में थे। वहाँ हमको खूब बजट मिलता था। पर्वत विकास मंत्रालय, हेमवती नंदन बहुगुणा को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने पर्वत विकास मंत्रालय बनाया था हमारा, तो हमको स्पेशली बजट मिलता था। यहाँ इंटर कॉलेज मिलते थे, हाई स्कूल मिलते थे, सड़कें मिलते थे, अस्पताल मिलते थे, कॉलेज मिलते थे, सब कुछ दिए जाते थे। अब जो है उस गति से विकास नहीं होता है। नॉन प्लान का बजट बन गया। आज देखिए ना, एक प्रमुख सचिव हुआ करता था हमारा उत्तर प्रदेश में विकास भवन में, आज तो यहाँ तो चीफ सेक्रेटरी ही कई हो गए हैं, कई प्रमुख सचिव हो गए हैं, कई अधिकारीगण हो गए हैं। अधिकारियों की तो मौज हुई है, मगर जनता की स्थिति जस की तस है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और मैं 2 शब्द जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में कहना चाह रहा हूँ, और मेरा सारांश ये है कि हम चाय की खेती करें, हम लेमन ग्रास की खेती करें, हम जड़ी बूटी का उत्पादन करें, हम जड़ी बूटी पर आधारित उद्योग लगाएं, हम चाय पर आधारित उद्योग लगाएं, हम लेमन ग्रास पर आधारित उद्योग लगाएं, हम फलोद्यान तैयार करें, हम मछली पालन करें। मछली पालन जो है, 2 अरब की मछलियां जो हैं टिहरी बांध में सड़ रही हैं। जब मैं वहाँ पुनर्वास मंत्रालय मेरे पास था टिहरी बांध का, तो मैंने सुझाव दिया था कि मैंने कहा 2 अरब की मछलियां सड़ रही हैं टिहरी झील में, उसका सदुपयोग कीजिए, मगर नहीं हो पाया है। आज दिन तक वहाँ यदि टिहरी बांध की मछलियों का ही नीलामी कर दी जाए तो अरबों रुपए का फायदा होगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं तो कहना चाहता हूँ, गंगा यमुना को छोड़ दीजिए, गंगा पवित्र नदी है, शारदा नदी है, रामगंगा नदी है, अन्य नदियां हैं हमारी। हम ये कहना चाहते हैं कि 2-2 किलोमीटर के जॉब बनाए जाएं, और यहाँ के बेरोजगार भाई बहनों को उनको ये जॉब दे दिए जाएं। वे बीज भी डालेंगे मछली का पालन भी करेंगे, उनकी आय का साधन बनेगा। कुछ नहीं करना हमें, पानी प्रकृति का नहीं दे रखा है, मछलियाँ वहाँ ऑलरेडी हैं, उनमें वृद्धि करनी है,
तो मैं कह रहा हूँ कि मत्स्य पालन से हम करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अनेक जो युवक भटक रहे हैं ना, उनको हम रोजगार दे सकते हैं। जब मैं पर्वतीय विकास मंत्री था तब मैंने कहा था कि 2-2 किलोमीटर के जॉब बनाए जाएं और मछली पालन का काम किया जाए, मगर वहाँ पे कुछ संत वगैरह कहने लगे ये धार्मिक जगह है, यहाँ नहीं चल सकता। तो मैंने कहा मछली खाते क्यों हैं लोग, चले जाएं। तो मछली लोग खाते हैं, अवैध रूप से पकड़ते हैं, अवैध शिकार करते हैं। जब अवैध शिकार हो रहा तो नियमित शिकार वैध करो उसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मत्स्य पालन से हम करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, मौन पालन से रोजगार दे सकते हैं, जड़ी बूटी से हम रोजगार दे सकते हैं, पशुपालन से हम रोजगार दे सकते हैं। हम फलदार वृक्षारोपण करेंगे, फलदार पेड़ उगाएंगे और फलों से हमको रोजगार मिलेगा। जिस प्रकार से हिमाचल ने सेब में रोजगार दिया है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ कीवी है, संतरा है, माल्टा है, ये अनेक ऐसे फल हैं, आम है, पपीता है, लीची है, केला है। इसको मैदानी इलाके में केला भी होता है, पपीता भी होता है, आम भी होता है, लीची होता है, और ऊपर के इलाके में, पहाड़ के इलाके में अखरोट, अंगूर, कीवी, सेब, आपका कागजी नींबू, गलगल, अर्थात इस प्रकार के फलदार वृक्ष हम लगाएंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी। और ऐसे फलों को हमको लगाना होगा जिनको बंदर नहीं खाते होंगे। जैसे कीवी फल है ना, बंदर नहीं खाते हैं, कागजी नींबू को बंदर नहीं खाते हैं, गलगल को ये बंदर नहीं खाते हैं। तो ऐसे फलदार वृक्ष हम लगाएं जिससे कि जंगली जानवर या बंदर जो है उनको नुकसान न पहुँचे। हमारे लिए तो चारों तरफ खाई खाई है। हम फलदार वृक्ष लगाएंगे तो बंदर साफ कर जाएंगे, हम कृषि की खेती करेंगे तो बंदर साफ कर जाएंगे। अब उन पर नियंत्रण करना बेकाबू है। अब तो मैं देख रहा हूँ शहरों में भी उन्होंने अपने घर बना दिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक चिंतन करना पड़ेगा, ताकि हमको यहाँ पर रोजगार मिल सके, और रोजगार मिलेगा तो पलायन अपने आप रुक जाएगा। बहुत सुंदर सुझाव दिए श्री मातबर सिंह कंडारी जी ने, लेकिन किसी भी सुझाव को क्रियान्वयन करने के लिए एक सच्ची नीयत और सच्चे हृदय और जुझारे इरादों की ज़रूरत है। मैं मातबर सिंह कंडारी जी के गुणों से और इनकी राजनीतिक दूरदृष्टि से अच्छे से वाकिफ़ हूँ और प्रदेश वाकिफ़ है, लेकिन ये दुख की बात है कि ऐसे लोग आज सत्ता नशीं नहीं हैं। और मैं उत्तराखंड की जनता से यही निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को सत्ता में लाएं और उत्तराखंड का तभी चौमुखी विकास होगा और कुछ ना कुछ हद तक उत्तराखंड एक विकास की नई दिशा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना वक्त दिया और अपने अनमोल वचन हमें कहे। आपका धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर, नमस्कार।